पिछला जो इससे टॉपिक था उसमें हमने बात की थी कि डीएनए से आरएनए कॉपी कैसे बनता है। असल में जो हमारा मेजर टॉपिक चल रहा है वो ये है कि डीएनए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे इनकोड करता है, हाउ डीएनए इनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो डीएनए दो स्टेप्स के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर इनकोड करता है। पहले स्टेप में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इसको देकर ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। डीएनए की एक आरएनए कॉपी क्रिएट की जाती है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट करके मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। यानी कि ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, दिस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन की जगह यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल। इसके बाद इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद इस न्यूक्लियोटाइड कोड को रीड करके राइबोसोम्स ने कोई पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। यानी कि इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ट्रांसलेट करना है जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस। जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड होती है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। एक तरह से न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज ट्रांसलेट हो रही है जिसमें अमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज। इसलिए इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को किस तरह रीड करते हैं और इसको देखकर प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे सिंथेसाइज होता है। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड असल में क्या है? जेनेटिक कोड इज एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज रिटन ऑन मैसेंजर आरएनए। लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही। अब कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं, मिलके वर्ड्स बनाते हैं कुछ इस तरह। इसी तरह ये जो जेनेटिक कोड, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज है, इसके अंदर भी कुछ अल्फाबेट्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं। इसमें अल्फाबेट्स हम किसको कंसीडर करते हैं? जो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये जो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको आप कंसीडर कर लें कि दे आर द अल्फाबेट्स, और ये अल्फाबेट्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को हम कहते हैं कोडॉन्स। इनके मिलने से जो वर्ड्स बने हैं ये कौन है? कोडॉन्स। अब हर लफ्ज का कोई ना कोई मतलब होता है, इसी तरह हर कोडॉन का कोई ना कोई मतलब है, हर वर्ड की कोई ना कोई ट्रांसलेशन होती है। इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर कोडॉन बना है, इस कोडॉन की कोई ना कोई ट्रांसलेशन है, और इन कोडॉन्स की ट्रांसलेशन क्या होती है? किस लैंग्वेज में होती है? अमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज में होती है। सादा लफ्जों में बात करें तो क्या होता है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं कोडॉन्स, और हर कोडॉन किसी ना किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। लेकिन अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जेनेटिक कोड, जेनेटिक लैंग्वेज के अल्फाज हैं कोडॉन, इन अल्फाज में कितने अल्फाबेट्स प्रेजेंट होते हैं? यानी कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। अब फर्ज करें अगर एक कोडॉन जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, आपके ख्याल में कितनी तरह के कोडॉन्स या कितने नंबर ऑफ कोडॉन्स, कितने अल्फाज बन सकते हैं? अगर एक कोडॉन में
एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो तो कितने नंबर ऑफ कोडॉन्स बन सकते हैं? 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है तो 4 ही डिफरेंट कोडॉन्स पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए सिंपल फार्मूला भी कि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड हो तो 4 रेज़ टू पावर 1 4 डिफरेंट कोडॉन्स पॉसिबल है। क्या थे? एक कोडॉन जिसमें सिर्फ एडेनिन प्रेजेंट हो या ग्वानिन या साइटोसिन या यूरासिल। लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 20। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। इसका मतलब अगर एक न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बन जाए तो मैक्सिमम 4 कोडॉन बन सकते हैं, और जो मैक्सिमम 4 कोडॉन हैं दे कैन स्पेसिफाई मैक्सिमम 4 अमीनो एसिड्स। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन के तौर पर एक्ट करता तो प्रोटीन्स के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड्स नहीं लग सकते थे, सिर्फ 4 तरह के अमीनो एसिड्स लग सकते थे। इट मींस एक न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन नहीं बन सकता। अच्छा, अगर एक की बजाय मैं साफ कर रहा हूं यहां से, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कोडॉन हो तो मैक्सिमम कितने कोडॉन बन सकते हैं? 16। लेकिन टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। इट मींस 2 न्यूक्लियोटाइड का अगर कोडॉन हो, फॉर एग्जांपल ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, ये तीसरा कोडॉन है, ये चौथा, एंड सो ऑन। मैक्सिमम इस तरह 16 पेयर्स बन सकते हैं। 16 पेयर्स या 16 कोडॉन्स जो है दे आर नॉट सफिशिएंट टू इनकोड 20 अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाए तो कितने कोडॉन्स बन सकते हैं? जी, अगर 3 बनाए तो टोटल 64 कोडॉन्स पॉसिबल हैं। लेकिन अमीनो एसिड सिर्फ कितने प्रेजेंट है प्रोटीन में? 20। इसका मतलब है जो 64 कोडॉन्स है दे आर मोर देन सफिशिएंट, दे आर मोर देन sufficient to encode 20 अमीनो एसिड्स। इसका मतलब है कि कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड्स, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक कोडॉन होता है जो कि किसी एक खास अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। अब ये कंफर्म कैसे हुआ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडॉन वो 3 ही होते हैं, ना 3 से कम होते हैं ना 3 से ज्यादा। एक छोटा सा हिंट आपकी बुक में इस एक्सपेरिमेंट का जो है वो बताया गया है, इसको इन डिटेल को डिस्कस नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट असल में था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हरगोबिंद खुराना, नारायणबर्ग और फिलिप लीडर, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मैसेंजर आरएनएज बनाए। आर्टिफिशियली न्यूक्लियोटाइड को अपनी मर्जी के सीक्वेंस से जोड़ के कुछ मैसेंजर आरएनएज बनाए, और स्टेप वाइज पहले स्टेप में इन्होंने जो मैसेंजर आरएनए बनाए दे वर होमोपॉलीमर्स। होमो मीन सेम, होमोपॉलीमर्स का मतलब ऐसे मैसेंजर आरएनए बनाए जिनमें एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहा है। इन्होंने एक ऐसा मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया जिसके अंदर यूरासिल वाला न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये फर्क करें इसका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। इस मैसेंजर आरएनए को हम क्या कहेंगे? ये होमोपॉलीमर है, इसका यूरासिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो होमोपॉलीमर ऑफ यू। अब इस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होमोपॉलीमर ऑफ यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड को इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशंस में
इसकी ट्रांसलेशन करवाई। ट्रांसलेशन कैसे करवाई? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तमाम 20 तरह के अमाइनो एसिड्स, तमाम 20 तरह के अमाइनो एसिड्स इस टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड किए। ट्रांसलेशन के लिए जो भी नेसेसरी एंजाइम मशीनरी रिक्वायर्ड थी वो भी इसी टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड की। सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर दिए प्रोटीन बनाने के। इंग्रेडिएंट्स क्या थे? प्रोटीन बनाने के, अमाइनो एसिड्स और उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए एंजाइम एंड अदर मशीनरी। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए टेस्ट ट्यूब में और आखिर में प्रोटीन बनाने की रेसिपी जो है वो कौन सी प्रोवाइड की? ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इस मशीनरी से कहा गया कि इस रेसिपी को पढ़ो और कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओ। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, अमाइनो एसिड चेन बन गई, जब इस अमाइनो एसिड चेन का केमिकल एनालिसिस किया गया तो इन्होंने देखा कि ये जो अमाइनो एसिड चेन बनी है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो अमाइनो एसिड चेन बनी है, इन्होंने देखा कि इस अमाइनो एसिड चेन में भी सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हुआ है, फिनाइल एलानीन। एक अमाइनो एसिड है, उन्होंने देखा कि जो अमाइनो एसिड चेन बनी वो भी होमोपॉलीमर है, किसका? फिनाइल एलानीन। एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ फिनाइल एलानीन सीरीज के अंदर जुड़ गए। ये फर्स्ट स्टेप। लेकिन इस स्टेप से भी कोई बात वादे नहीं हुई कि आया कि एक यूरिडीन या एक यूरासिल ने एक फिनाइल एलानीन को स्पेसिफाई किया है, या दो न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर, या 3 या 4। जो नेक्स्ट स्टेप था वो एक तरह से डिसाइसिव था। अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया? एक और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए यूज किया, लेकिन इस दफा इस मैसेंजर आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड की बजाय 2 न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट किए। इस मैसेंजर आरएनए में 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड थे, यूरासिल एंड साइटोसिन कंटेनिंग, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन, जो कि एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे थे। यूरासिल साइटोसिन, यूरासिल साइटोसिन, यूरासिल साइटोसिन, इस तरह यूरासिल और साइटोसिन इसमें क्या कर रही है? अल्टरनेट कर रही है। कहीं पे भी 2 कंजक्टिव यूरासिल या कहीं पे भी 2 कंजक्टिव साइटोसिन है, एक यूरासिल एक है। सेम इसको भी आर्टिफिशियल कंडीशन में ट्रांसलेट करवाया। ट्रांसलेशन के बाद जाहिर है कोई ना कोई अमाइनो एसिड चेन बनी होगी। अब सोचें, अगर तो एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को एनकोड करता हो, वो तो हमने कह दिया कि लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं कि सिर्फ 4 तरह के अमाइनो एसिड ही इंसर्ट हो। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाए तो 16 अमाइनो एसिड का पॉसिबल, ये भी लॉजिकली पॉसिबल। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड को एनकोड करें तो इस मैसेंजर आरएनए में 2 कोड एग्जिस्ट करते हैं। पहला कोड UCU, अगला कोड CUC। 2 कोड जो कि एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं। जब इसकी ट्रांसलेशन हुई तो बनने वाली पॉलीपेप्टाइड में भी 2 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं, सीरीन UC, सीरीन UC एंड सो ऑन। UCU के अपोजिट हमेशा सीरीन, और जहां-जहां CUC आ गया उसके अपोजिट हमेशा ल्यूसीन अमाइनो एसिड ही इंसर्ट होता है। अब इससे एक बात तो क्लियर होगी कि जो कोडॉन है वो कम से कम एक ट्रिपलेट कोड है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। और दूसरी बात, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, इन्होंने हर कोडॉन को टेस्ट भी कर दिया कि कौन से कोडॉन के ऑपोजिट कौन सा अमाइनो एसिड इंसर्ट होता है। जैसे यहां पे पता चल गया कि UCU जो है ये स्पेसिफाई करता है सीरीन को, CUC स्पेसिफाई करता है किसको? ल्यूसीन को। इस तरह इन्होंने मल्टीपल मैसेंजर आरएनए जो 64 पॉसिबल कोडॉन्स थे, 64 जो पॉसिबल कोडॉन्स थे, इन तमाम कोडॉन्स को बारी-बारी चेक किया और हर कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, तमाम इसे कहते हैं, इन्होंने जेनेटिक कोड को डीकोड कर लिया। जेनेटिक कोड को डीकोड कर लिया, पता चला लिया कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है।
अब आपका क्या काम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार याद रखनी है कि इन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आउट ऑफ 64 कोडोन जिनको इन्होंने टेस्ट किया, इनमें से 61 कोडोन जो है ये किसी ना किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। इन्हें हम कहते हैं दे आर सेंस कोडोन। 61 कोडोन ऐसे हैं which make some sense कि जिनसे देखकर कोई ना कोई अमाइनो एसिड जिनको किसी ना किसी अल्टरनेटिव वर्ड में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अल्टरनेटिव वर्ड मतलब किसी अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट किया जा सकता है, ये मेक सम सेंस। लेकिन इनमें से जो 3 कोडोन है पता चला नहीं ये किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते। इन्हें हम इन 3 कोडोन को हम क्या कहते हैं नॉन सेंस कोडोन कहते हैं। बाद में पता चला ये नॉन सेंस कोडोन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेशन में। असल में ये सिग्नल देते हैं कि कब ट्रांसलेशन के अमल को एंड करना है, स्टॉप करना है। इन्हें हम स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। They are also called as stop codon। तो 61 जो है वो सेंस कोडोन है। इन 61 सेंस कोडोन में एक कोड है AUG जो कि अमाइनो एसिड मैथ्यूनीन को स्पेसिफाई करता है। इस AUG को हम कहते हैं ये स्टार्ट कोडोन है। ये क्या है स्टार्ट कोडोन। इसका मतलब ट्रांसलेशन का अमल हमेशा शुरू होता है कहां से, जहां पे AUG आ जाए, स्टार्ट कोडोन आ जाए, और एंड हमेशा कहां पे होता है जहां पे तीनों में से कोई स्टॉप कोडोन आ जाए। आपने स्टार्ट कोडोन याद रखना है कौन सा है, और जो तीनों स्टॉप कोडोन है ये याद रखने हैं। स्टॉप कोडोन में शामिल है अन्य कौन कौन, UAA, UG और UG। ये 3 स्टॉप कोडोन आपने याद रखना। इनमें से ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकती है, फर्स्ट करो आपको 4 ऑप्शन ही दे रहे, ये वाले आपसे पूछ लिया जाए कि which of the following is start codon। आपसे पूछ लिया जाए कि which of the following is not a stop codon। 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, जो चौथा कोड है जो स्टॉप कोडॉन नहीं है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने इन तीनों स्टॉप कोडॉन को याद रखना है, UAA, UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन। अब स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे भी चेक करें। ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको देखकर मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनना है, एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती है। हमने डीएनए मॉलिक्यूल का एक छोटा सा फ्रैगमेंट यहां पर बना दिया। हमने बात की थी कि हर जीन के शुरू में स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। ट्रांसक्रिप्शन का अमल हमेशा प्रमोटर सीक्वेंस से शुरू होता है। प्रमोटर सीक्वेंस से शुरू होके एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। अब फर्ज करें इस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट हुए हैं वो ये है, यहां पे A U A, इसी तरह U U A G C A U G, दरमियान में hundreds and thousands of न्यूक्लियोटाइड लोग हैं। चलिए यहां पे थोड़ा सा सीक्वेंस और लिख देता हूं U C U, यहां पे आगे thousands of न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। ठीक है, जगह बदल होगी, बाकी का नीचे बना लेता हूं। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, यहां पे जाके कहीं पे आ गया UAA, इसके आगे और भी सीक्वेंस है, ये इसका 3 प्राइम है। ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ जिसका सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी ये वाला ब्रेक करके हमने लिख लिया जगह कम। अब ट्रांसलेशन हमने कहा कि हमेशा शुरू होती है कहां पे, जहां पे पहला स्टार्ट कोडॉन आ गया।
राइबोसोम्स और दूसरी मशीनरी इस मैसेंजर आरएनए को हमेशा 5 प्राइम एंड से स्कैन करना शुरू करती है। 5 प्राइम एंड से स्कैन करना शुरू करेगी और स्कैन करते करते जहां पे पहला AUG आ गया, यहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके सामने मैथिलीन लगेगी, आगे जो है ये मैसेंजर आरएनए डील होता जाएगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स लगते जाएंगे। हर कोडॉन के जो भी कह लेंगे ऑपोजिट स्पेसिफिक अमीनो एसिड लगते जाएंगे। इसी तरह ये ट्रांसलेशन का अमल जारी रहेगा। कब तक? जब तक रीड करते करते पहला स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। यहां पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट। इसका मतलब ट्रांसलेशन हमेशा होती है, एक दफा और मैसेंजर आरएनए बना लूं, पहले AUG से लेके पहले स्टॉप कोडॉन तक, तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाए, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो पहले स्टार्ट कोडॉन से पहले स्टॉप कोडॉन तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि स्टार्ट कोडॉन से पहले भी डजन्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड्स वो सीक्वेंस ट्रांसलेट नहीं होंगे। ट्रांसलेशन शुरू होनी है जहां पे पहला AUG आ गया, चाहे शुरू में आ जाए, चाहे 100 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के आ जाए, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड छोड़ के। इसी तरह स्टॉप कोडॉन के बाद भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी ट्रांसलेट नहीं होता। इसे हम कहते हैं पहले स्टार्ट कोडॉन से पहले जो भी सीक्वेंस 5 प्राइम एंड पे है जो ट्रांसलेट नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं 5 प्राइम UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। स्टार्ट कोडॉन से पहले 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन और स्टॉप कोडॉन के बाद 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। मैसेंजर आरएनए में पहले स्टार्ट कोडॉन से शुरू में और स्टॉप कोडॉन के बाद में भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होता। ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडॉन से जो हमेशा AUG होगा, पहले स्टॉप कोडॉन तक होनी है, जो तीनों में से कोई होगा। इसके बाद हम इन कोडॉन्स की या जेनेटिक कोड की 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनको स्टडी करेंगे। कहते हैं ये जो जेनेटिक कोड है इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि अगर UCU वाला कोडॉन या जेनेटिक कोड ये रीड होता है एज सीरीन, तो चाहे कोई बैक्टीरियल सेल हो, बैक्टीरियल सेल के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, बैक्टीरियल सेल भी UCU को एज सीरीन ही रीड करेगा या एज सीरीन ही ट्रांसलेट करेगा। CUC को ल्यूसीन ही के तौर पर वो ट्रांसलेट करेगा। और अगर वो किसी फंगल सेल, किसी एल्गल सेल, एनिमल सेल या किसी प्लांट सेल के अंदर ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स भी UCU को हमेशा सीरीन के तौर पर ही ट्रांसलेट करेंगे, AUG को मैथ्यूनिन के तौर पर ही ट्रांसलेट करेंगे, ट्रिपल U को फिनाइलएलानिन के तौर पर ही ट्रांसलेट करेंगे। इसे हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। तमाम ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कोड को एक ही तरह से रीड करते हैं या एक ही तरह से ट्रांसलेट करते हैं। और आपकी जो कह लेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग है या बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। इसी वजह से हम कोई ह्यूमन जीन, ह्यूमन इंसुलिन की जीन बैक्टीरियल सेल में भी अगर इंसर्ट कर दें तो बैक्टीरियल सेल भी उस जीन को पढ़ के इंसुलिन ही बनाएगा। यानी कि बैक्टीरियल सेल भी
उस जीन को पढ़ के अमाइनो एसिड को उसी तरतीब में जोड़ेगा जिस तरतीब में मेरे सेल जोड़ रहे। इस करैक्टर की वजह से, यूनिवर्सैलिटी की वजह से आप एक ऑर्गेनिज्म की जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल में इंसर्ट करके सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो भी उसको उसी तरह पढ़ रहा है। तो एक करैक्टर हो गया यूनिवर्सैलिटी, और दूसरा करैक्टर, चलिए इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। दूसरा करैक्टर जिसे हम कहते हैं डीजेनरेसी, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोर देन वन कोडोन कैन स्पेसिफाई सेम अमाइनो एसिड के बाद एक से ज्यादा कोडोन जो है वो सेम अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसीलिए अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20, लेकिन जेनेटिक कोड्स कितने हो गए, कोडोन कितने हो गए जो अमाइनो एसिड कोड करते हैं? 61। सेंस कोडोन 61 है, लेकिन अमाइनो एसिड 20। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ज्यादातर केसेस में एक अमाइनो एसिड के लिए, जैसे एक ही लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो बाद का एक से ज्यादा कोडोन्स ये ट्रांसलेट होते हैं सेम अमाइनो एसिड से। मसलन अपनी बुक्स में देखें, पूरा टेबल बना हुआ है, ये आप पहला ही देख लें कि एक कोड है UUU और एक कोड है UUC। ये दोनों ट्रांसलेट हो रहे हैं किसमें? फिनाइलएलानाइन में। इसी तरह नीचे देखें, ल्यूसीन के लिए 6 है कोडोन, आइसोल्यूसीन के लिए 3 है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। लेकिन जाते जाते आप इसका जो पहला करैक्टर है यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलिज हैं। ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके अंदर अपना सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये खुद से भी कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सेम सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपकी बुक में उसने 2-3 एग्जांपल इस बात की दी है। मसलन आखिरी लाइन में, पेज नंबर 143, आखिरी लाइन में देखें, कहता है UGA जो कि न्यूक्लियर डीएनए में अगर हो, न्यूक्लियर डीएनए में ये एक्ट करता है क्या? एज अ स्टॉप कोडॉन, एज अ नॉनसेंस कोडॉन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में UGA नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन नहीं है, बल्कि यहां पे ये सेंस कोडॉन है और स्पेसिफाई करता है कि अमाइनो एसिड को ट्रिप्टोफैन। ये कंफर्म कर लेंगे बुक से, मुझे नहीं याद रहता जी, ट्रिप्टोफैन। तो UGA एक एक्सेप्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रीड हो रहा है एज ट्रिप्टोफैन, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए में ये रीड हो रहा है एज स्टॉप कोडॉन। इसी तरह एक दो एग्जांपल और दिए गए, इसी तरह AUA जो कि मैथ्यूनिन को स्पेसिफाई करता है इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। न्यूक्लियर डीएनए में ये आइसोल्यूसिन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में मैथ्यूनिन है। एक और एग्जांपल दी AGA और AGG, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये स्टॉप कोडॉन के तौर पर एक्ट करते हैं। अदरवाइज ये आर्जिनिन के कोड्स हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि AGA इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्स एज या स्पेसिफाइज 3 अमाइनो एसिड्स के नाम लिख दे, चौथे में लिख दे नॉन स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन। AGA जो कि नॉर्मली आर्जिनिन को स्पेसिफाई करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है? स्टॉप कोडॉन।
तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये आपने याद रखने हैं, मुझे भूल जाते हैं, लेकिन आपने एग्जाम लेना है तो आपको याद रखना। आज हमने क्या पढ़ा, डीएनए को देख के प्रोटीन कैसे बन जाती है। डीएनए को देख के पहले तो बनता है मैसेंजर आरएनए, फिर इस मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं और हर कोडॉन को देख करके एक अमाइनो एसिड इंसर्ट होता है। कल हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स और दूसरे एजेंट्स इसको रीड कैसे करते हैं।